अगर आपसे कहा जाए कि बेचैनी और घबराहट की वो चुभने वाली भावना, जिसे मैं एंग्जाइटी कहते हैं। हाँ, एंग्जाइटी, अगर कहा जाए कि वो असल में दबाने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए है, तो ये सुनने में ही कितना अलग लगता है। बिल्कुल। आज हमारे हाथ लगी है लेखिका शेरिल पॉल की किताब द विजडम ऑफ एंग्जाइटी का एक सारांश, और इसका जो मूल विचार है ना, वही इतना अनोखा है। हाँ, कि इस पर एक गहरी चर्चा तो बनती है। ये किताब कहती है कि एंग्जाइटी कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक गाइड है। और आज हम इसी आइडिया की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या सच में चिंता या एंग्जाइटी सिर्फ एक दिमागी केमिकल लोचा नहीं बल्कि ज्ञान का एक स्रोत हो सकती है। हम लेखिका के नजरिए को समझेंगे कि इसके असली कारण क्या है और कैसे हम इसके साथ अपना रिश्ता बदलकर इसे खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, देखते हैं कि ये कितना खरा उतरता है। चलिए इसी सबसे बड़े दावे से ही शुरू करते हैं। किताब का मूल विचार है कि एंग्जाइटी हमारा दुश्मन नहीं, एक संदेशवाहक है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस इंसान को पैनिक अटैक आ रहा हो, जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, उसे ये कहना कह रही ये तो एक संदेश है, इसे सुनो, ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? बिल्कुल। उसे तो लगेगा कि मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और लेखिका इस बात को नजरअंदाज नहीं करती। अच्छा, उनका मतलब ये नहीं है कि उस तीव्र शारीरिक और मानसिक पीड़ा को कम आंका जाए। वो कहती हैं कि उस पल में तो इंसान को सहारा और शांति चाहिए। हाँ, जाहिर है। लेकिन जब वो तीव्र लहर गुजर जाए तब सवाल पूछने का समय आता है। ओके। वो कहती हैं कि लक्षण जैसे दखलंदाजी भरे विचार, तेज धड़कन या सीने में जकड़न, ये असल में सिर्फ लक्षण नहीं, सुराग हैं। सुराग? हाँ, ये हमारे अवचेतन मन का दरवाजा खटखटाने का तरीका है। बिल्कुल, ये दिलचस्प है क्योंकि पारंपरिक मेडिकल नजरिया तो बिल्कुल अलग है। हाँ। मतलब DSM-5 जैसी जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं, हाँ। वो तो साफ तौर पर एंग्जाइटी को एक मानसिक विकार मानती हैं, जिसके लिए क्लिनिकल इलाज की जरूरत है। बिल्कुल, और दोनों नजरियों में जमीन आसमान का फर्क है। मेडिकल मॉडल कहता है ये एक समस्या है, इसे ठीक करो, इसे दबाओ। दवाइयाँ और थेरेपी इसी दिशा में काम करती है, और वो बहुत से लोगों के लिए जरूरी भी हैं। सही बात है। लेकिन पॉल का तर्क है कि अगर हम इसे सिर्फ एक विकार का ठप्पा लगाकर छोड़ देते हैं, हाँ, तो हम उस संदेश को सुनने का मौका खो देते हैं। मतलब हम असली जड़ तक नहीं पहुंच पाते। ठीक वही। उनका नजरिया बीमारी को समझने और उसकी व्याख्या करने पर जोर देता है, न कि सिर्फ उसे खत्म करने पर। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है, जहां हम समस्या को एक शिक्षक के रूप में देख रहे हैं। तो अगर ये एक शिक्षक है तो ये हमें सिखाना क्या चाह रहा है? ये संदेश आते कहाँ से हैं? लेखिका इसके लिए कुछ सांस्कृतिक दबावों की बात करती हैं जो हम सब पर असर डालते हैं। और पहला है नॉर्मल होने का मिथक। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये हम सब की कहानी है कहीं ना कहीं। ये एक अदृश्य दबाव है कि हमें एक खास तरह के सांचे में फिट होना है। सही करियर, सही उम्र में शादी, सही तरह का घर, सही तरह से सोचना। पॉल बताते हैं कि नॉर्मल की ये धारणा ऐतिहासिक रूप से बहुत नई है। ये कोई 19वीं सदी के मध्यम में उभरी थी। अच्छा। हाँ, इससे पहले लोग अपनी विलक्षणताओं के साथ ज्यादा सहज थे। इस नॉर्मल के पैमाने ने हमें अपनी असलियत दबाकर एक जैसा बनने पर मजबूर किया। और जब हम उस सांचे में फिट नहीं हो पाते तो आत्मसंदेह पैदा होता है। हमें लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। और शायद यही आत्मसंदेह एंग्जाइटी को जन्म देता है। बिल्कुल, यही चिंता की जड़ है। जब हम लगातार खुद की तुलना समाज के बनाए हुए नॉर्मल के पैमाने से करते हैं तो हम अपनी असल पहचान खो देते हैं। हम ये भरोसा खो देते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। और दूसरा दबाव जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, कौन सा? वो है खुशी की उम्मीद। हाँ, ये तो आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या लगती है। ये विचार कि हमें हर समय खुश रहना चाहिए। और सोशल मीडिया तो इसे और बढ़ा देता है। बिल्कुल, वहां तो यही दिखता है, सब छुट्टियों पर हैं, सब सफल हैं, सब खुश हैं। ऐसे में अगर कोई दुखी, निराश या गम में है तो उसे लगता है कि वो जिंदगी जीने में नाकाम हो रहा है। सही बात है। ये हमारी उदासी जैसी स्वाभाविक भावनाओं को भी अमान्य कर देता है, मानो वे गलत हों। और ये दोनों दबाव मिलकर आत्मविश्वास को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जिसे पॉल चिंता का मुख्य कारण मानते हैं। अच्छा। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हम इन नॉर्मल और खुश दिखने वाले बाहरी पैमानों पर खुद को तौलते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी सहज भावनाओं को दबाने लगते हैं और पॉल के अनुसार यही दबी हुई ऊर्जा चिंता के रूप में बाहर आती है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है कि सामाजिक दबाव और आत्मविश्वास की कमी से चिंता पैदा होती है।
लेकिन असल जिंदगी में जब किसी का दिल तेजी से धड़क रहा हो तो वो इस संदेश को सुने कैसे? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, लेखिका ने इसका कोई व्यावहारिक रास्ता बताया है? हाँ, और यहीं पर किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। वो ठीक होने की प्रक्रिया को 4 मुख्य आयामों में बांटती हैं। 4 आयामों में? हाँ, ये एक तरह का रोड मैप है खुद को फिर से समझने का, अपने उस संदेशवाहक से बात करने का। और पहला आयाम शायद सबसे अप्रत्याशित है, शरीर। शरीर? मैं तो सोच रही थी कि इसका संबंध विचारों या भावनाओं से होगा। शरीर कैसे? लेखिका कहती हैं कि चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं होती, ये पूरे शरीर में रहती है। वो इसे हमारी रोजमर्रा की शारीरिक जरूरतों से सीधे जोड़ती हैं। जैसे, क्या आपका ब्लड शुगर का स्तर स्थिर है? अच्छा। अगर आप बहुत ज्यादा चीनी या कैफीन ले रहे हैं तो ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता है, जो पैनिक अटैक जैसे लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है। ये तो मैंने भी महसूस किया है। हाँ, फिर क्या आप गहरी नींद ले रहे हैं? नींद की कमी सीधे सीधे चिंता को बढ़ाती है। क्या आप थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं? और महिलाओं के लिए हार्मोन्स का चक्र भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सही बात है। हमारा शरीर अपने अंदर बहुत ज्ञान समेटे हुए है, लेकिन हम उसकी सुनते ही नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। हम अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को गर्दन के ऊपर की चीज मान लेते हैं, जबकि शरीर और मन गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो पहला कदम है अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करना। इसके बाद दूसरा आयाम क्या है? दूसरा आयाम है विचार, और यहाँ खास ध्यान उन दखलंदाजी भरे परेशान करने वाले विचारों पर है। हाँ, वो तो बहुत परेशान करते हैं। यहाँ लेखिका चॉइस पॉइंट यानी चुनाव के क्षण की एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा पेश करती हैं। ये वो पल है जो किसी विचार के आने और उस पर हमारी प्रतिक्रिया देने के बीच होता है। चॉइस पॉइंट, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। ये चॉइस पॉइंट उस पल की तरह है जब आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है। एक पल के लिए आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं और फिर ये चुन सकते हैं कि उस पर तुरंत क्लिक करना है या अपना काम करते रहना है। अच्छा, मतलब उसे नजरअंदाज करने का विकल्प है। बिल्कुल। वो परेशान करने वाला विचार भी एक नोटिफिकेशन की तरह है। क्या होगा अगर मैं बीमार हो जाऊं? क्या होगा अगर मुझसे ये काम बिगड़ गया? हाँ। आपको उस पर तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसे बस देख सकते हैं और फिर अपना ध्यान वापस उस काम पर लगा सकते हैं। जैसा कि किताब में एक उदाहरण है, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। मतलब विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें बस एक मेहमान की तरह आने जाने देना है। बिल्कुल। ये अभ्यास से ही संभव होगा। ये मुझे तीसरे आयाम से जुड़ा हुआ लग रहा है, जो है भावनाएं। हाँ, क्योंकि अगर हम पर हर वक्त खुश रहने का दबाव है तो जाहिर है हम दुख या गुस्से जैसी भावनाओं को दबाएंगे ही। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। और यही दबी हुई भावनाएं फिर एंग्जाइटी बनकर दरवाजा खटखटाती हैं। पॉल कहती हैं कि एंग्जाइटी अक्सर उन आंसुओं का सैलाब है जिन्हें हमने बहने नहीं दिया। वो गुस्सा है जिसे हमने व्यक्त नहीं किया। वो दुख है जिसे हमने महसूस नहीं किया। बिल्कुल। हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रो मत, लेकिन भावनाएं ऊर्जा होती हैं। अगर आप उन्हें बाहर नहीं आने देंगे तो वो अंदर ही अंदर तोड़-फोड़ मचाएंगी। तो चिंता उन अनकही भावनाओं का दरवाजा है। हाँ, जब हम खुद को उन भावनाओं को महसूस करने की इजाजत देते हैं तो चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तो शरीर, विचार और भावनाएं, ये तीनों तो समझ आते हैं, लेकिन चौथा आयाम थोड़ा अमूर्त लगता है, आत्मा। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ा गहरा है पर उतना जटिल नहीं। यहाँ आत्मा का मतलब किसी धार्मिक चीज से नहीं, बल्कि खुद के साथ एक गहरे सच्चे जुड़ाव से है। ओके। ये शांति और ठहराव के पल ढूंढने के बारे में है। ये अपने लिए छोटे छोटे व्यक्तिगत रीति रिवाज मतलब रिचुअल्स बनाने के बारे में है। जैसे सुबह की चाय? हाँ, जैसे सुबह 5 मिनट बस चुपचाप अपनी चाय पीना। और सबसे दिलचस्प बात, वो इसे प्रकृति और मौसम के चक्र के साथ तालमेल बिठाने से जोड़ती हैं। मौसम के चक्र, ये तो काफी अलग बात है। सोचकर देखिए, पतझड़ का मौसम हमें सिखाता है कि पुरानी चीजों को जो अब हमारे काम की नहीं है, उन्हें जाने देना जरूरी है। सर्दी का मौसम हमें सिखाता है कि कभी-कभी रुकना, ठहरना और आत्मचिंतन करना जरूरी है। हम हमेशा बसंत या गर्मी की ऊर्जा में नहीं रह सकते। सही बात है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय और एक लय होती है, और उस लय के साथ बहना हमें शांति दे सकता है। जब हम हर समय प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हैं तो हम प्रकृति के इस नियम के खिलाफ जा रहे होते हैं, और उससे भी चिंता पैदा होती है। बिल्कुल। ये चारों आयाम मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने और समझने के बारे में है। और ये सफर सिर्फ अंदरूनी नहीं है, इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता होगा। बहुत ज्यादा।
पॉल का कहना है कि चिंता अक्सर रिश्तों में हमें अपनी कमजोरियों को, अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करने से रोकती है। अच्छा। हम परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट दोस्त या परफेक्ट माता-पिता दिखने की कोशिश करते हैं और ये दबाव रिश्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। हाँ, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर सामने वाले ने हमारी कमियां देख लीं तो वो हमें छोड़ देगा। इसी से जुड़ी हुई रिलेशनशिप एंजाइटी की बात भी किताब में है और प्यार को लेकर उनका एक विचार मुझे बहुत पसंद आया कि असली प्यार हमेशा रोमांचक होने के बजाय दलिया जैसा पौष्टिक और सुकून देने वाला हो सकता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें तो हमेशा तूफानी इश्क की कहानियां सुनाई जाती हैं। बिल्कुल, और यही चिंता की जड़ है। पॉल का कहना है कि जब हम लगातार उस तूफान या चिंगारी की उम्मीद करते हैं तो शांति और स्थिरता हमें बोरियत लगने लगती है। हमें लगता है कि शायद ये सही इंसान नहीं है। हाँ, जबकि असली ताकत उसी दलिया जैसे रोजमर्रा के भरोसे, पोषण और स्थिरता में है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, ये समझना कि सच्चा प्यार जुनून की ऊंची नीची लहरें नहीं बल्कि एक शांत और गहरा समंदर है। ये विचार बहुत राहत देने वाला है। इससे ये सवाल भी उठता है कि अगर हम खुद इन दबावों से जूझ रहे हैं तो इस चिंता के युग में बच्चों की परवरिश कैसे की जाए? हम उन पर ये बोझ कैसे ना डालें? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। पॉल का सुझाव है कि माता-पिता के लिए सबसे जरूरी टूल है आत्मकरुणा, मतलब सेल्फ कंपैशन, अपने प्रति करुणा। हाँ, सबसे पहले तो ये स्वीकार करना कि आप परफेक्ट माता-पिता नहीं हो सकते और ना ही आपको होने की जरूरत है। चिंता और अनिश्चितता परवरिश का एक हिस्सा है। जब आप अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखते हैं तभी आप अपने बच्चे को भी उसकी असलियत में स्वीकार कर पाते हैं। मतलब बच्चे को अपनी उम्मीदों के सांचे में ढालने की कोशिश न करना। ठीक यही, अपने बच्चे को उसकी असलियत में स्वीकार करना, ना कि अपनी कल्पनाओं के आधार पर। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपनी भावनाओं को महसूस करना सिखाना, ना कि सिर्फ उन्हें नियंत्रित करना। अच्छा। जब बच्चा रो रहा हो या गुस्सा कर रहा हो तो उसे चुप हो जाओ कहने के बजाय ये कहना कि हाँ, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है या उदास होना ठीक है, ताकि वो अपनी भावनाओं को पहचानना सीखें। बिल्कुल। जब बच्चे सीखते हैं कि हर भावना मान्य है, चाहे वो खुशी हो या गुस्सा, तो वे भावनात्मक रूप से ज्यादा स्वस्थ बनते हैं और भविष्य में चिंता का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमें चिंता से लड़ने या भागने की बजाय उससे दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे एक कमी या बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक गाइड, एक अंदरूनी कंपस के रूप में देखना चाहिए, जो हमें बताती है कि हमारी जिंदगी के किस हिस्से पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, उसे ठीक करने या बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। पॉल का नजरिया बताता है कि ठीक होने की यह यात्रा सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा संपूर्ण, ज्यादा सच्चा बनने के बारे में है। ये अपने हर हिस्से को स्वीकार करने के बारे में है, यहाँ तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जिनसे हम डरते हैं। यह आसान रास्ता नहीं है।